हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने हरियाणा जीके के महासंग्राम बैच को शुरू किया हुआ है, जिसमें हम प्राचीन हरियाणा के इतिहास को कवर कर चुके थे और हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, एक ऐसा शख्स है जिसने हरियाणा में बहुत ज़्यादा विकास का काम किया, जिसका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसी के बारे में हम पढ़ चुके थे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको दो किताबें बताई गई थी, जिसमें एक थी तारीख फिरोज शाही और दूसरी थी फतवाहात फिरोज शाही, जिसमें एक उसकी ऑटोबायोग्राफी थी और एक उसकी बायोग्राफी थी, जो लिखी गई थी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। वहाँ तक हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे इन्वेजन ऑफ तैमूरलंग या तैमूरलंग के आक्रमण के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि तैमूरलंग जो कि कहाँ से आया था, मध्य एशिया के समरकंद से आया था, और उसी व्यक्ति के द्वारा एक आक्रमण किया जाता है नवंबर 1398 ईस्वी में, जो कि हरियाणा में प्रवेश करता है रानिया से होते हुए, रानिया से सिरसा फतेहाबाद होते हुए वह प्रवेश करता है। आज की क्लास में हम उसी व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे सर हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, जिसमें चौथा वंश हमें पढ़ना था सैयद वंश। तो दोस्तों, जो सैयद वंश का संस्थापक होगा वो उसी तैमूरलंग का क्या होगा, सेनापति होगा। इसीलिए पहले हम बात करेंगे तैमूरलंग के आक्रमण की, और उसी का जो सेनापति होगा, जब वह उसे हरियाणा में या भारत में छोड़कर जाएगा तो उसकी कहानी को हम वहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों, कहानी से हम चीज़ों को समझेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। हम एक सीरीज में चल रहे हैं और उसी सीरीज में हम बात करेंगे कि 1398 ईस्वी में आया था तैमूरलंग, और उसी का आक्रमण होता है, और उसी के बाद उसका सेनापति आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना करता है, जिसका टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। चलिए अब हम बात करेंगे तैमूरलंग के आक्रमण के बारे में, या इन्वेजन ऑफ तैमूरलंग। तो हम बात करेंगे तैमूरलंग की। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे तैमूरलंग के बारे में, या तैमूरलंग का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं हम इन्वेजन ऑफ तैमूरलंग। इन्वेजन होता है आक्रमण करना। तो याद रखिएगा दोस्तों, तैमूरलंग जो है ये समरकंद का निवासी था। कहाँ से आया था ये? तो ये समरकंद से आया था। और ये जो समरकंद है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य एशिया में, मिडिल एशिया में आपका पड़ता है समरकंद। और वहीं से ही एक व्यक्ति जिसका नाम था तैमूरलंग, और यही तैमूरलंग आता है कब? नवंबर 1398 ईस्वी में। कब आया ये? तो याद रखिएगा, ये आया था नवंबर 1398 ईस्वी में। और 1398 ईस्वी में जिस समय वंश कौन सा चल रहा था, तुगलक वंश चल रहा था, उसी समय तैमूरलंग का आक्रमण होता है। और यही तैमूरलंग जो है ये राजस्थान के बटनेर से होते हुए आता है। कहाँ से आया था? तो राजस्थान के बटनेर से होते हुए आया था। राजस्थान के बटनेर में प्रवेश करता है, और उसी बटनेर से होते हुए ये हरियाणा में प्रवेश करता है। और हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करेगा ये रानिया में। कहाँ पे प्रवेश करता है? रानिया में प्रवेश करता है। और आप लोग जानते हो रानिया जो है ये हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सिरसा जिले में। ये जो रानिया है ये पहले एक रियासत हुआ करती थी, इसी को ही राजपुरा या गजबपुरा के नाम से हम जानते हैं। ये जो रानिया है ये विधानसभा क्षेत्र है सिरसा जिले का, और वर्तमान में इसी रानिया से हमारे एमएलए हैं, जो कि हमारे जेल मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं और नवीकरणीय मंत्री हैं, जिनका नाम है रणजीत सिंह चौटाला, जो एक इंडिपेंडेंट पार्टी से है, निर्दलीय व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा वो रानिया से ही एमएलए चुने गए हैं। तो याद रखिएगा रानिया में वो सबसे पहले प्रवेश करता है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए तैमूरलंग जो है हरियाणा में सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा रानिया में। और जिला पूछा जाए तो सिरसा। कौन सा हो जाएगा? तो वो सिरसा हो जाएगा। रानिया से होते हुए ये सिरसा में आता है, और सिरसा से होता हुआ कहाँ आता है? तो सिरसा से होता हुआ ये प्रवेश करता है फतेहाबाद जिले में। कहाँ पे प्रवेश करेगा? फतेहाबाद। तो याद रखिएगा रानिया, रानिया से सिरसा, सिरसा से फतेहाबाद, फतेहाबाद से गया था ये जींद। कहाँ गया था? तो याद रखिएगा जींद में प्रवेश करता है। जींद से होते हुए ये प्रवेश करता है कैथल में।
और कैथल से होते हुए ये प्रवेश करेगा आगे असंध में। कहाँ पे? असंध। ये जो असंध है ये पड़ता है करनाल जिले में। कहाँ पे पड़ेगा? तो ये करनाल जिले में पड़ता है। इसी असंध से होते हुए ये गया था पानीपत, पानीपत से होते हुए ये गया सोनीपत, और सोनीपत से होते हुए ये प्रवेश करता है दिल्ली में। कहाँ पे प्रवेश करेगा? तो ये दिल्ली में प्रवेश करेगा। तो ये इसने रास्ता रूट फॉलो किया था कहाँ तक जाने के लिए? दिल्ली में। एक बार एचएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, बताइए तैमूरलंग जो है निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरा था? तो याद रखिए दोस्तों, इनमें से अगर आपको कोई भी नाम दिखाई दे तो ये वो है जिससे वो होकर गुजरा था। कौन कौन से हुए? सिरसा हुआ, फतेहाबाद हुआ, फतेहाबाद से सीधा जींद पहुंचा, जींद से कहाँ पहुंचा? तो याद रखिएगा कैथल, फिर असंध, जिसे हम पहले असंधिवत के नाम से जानते थे। ये जो असंध है इसी का ही पुराना नाम क्या था? तो इसका जो पुराना नाम था मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका पुराना नाम था असंधिवत। क्या नाम था? तो इसका पुराना नाम था असंधिवत। और अब आप लोग हमें बताओगे, जब मैंने आपको वैदिकोत्तर काल और वैदिक काल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि असंध को राजधानी किसने बनाया था। तो आज आप ये आंसर देंगे कि असंध को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था। और ये इसने रूट फॉलो किया था असंध से पानीपत, सोनीपत और दिल्ली होते हुए। जब वह दिल्ली आ गया तैमूरलंग, तो इसी तैमूरलंग का एक बेटा था जो जिसका नाम था तैमूरलंग के बेटे का शाहरुख खान। क्या नाम था? तो इसके बेटे का नाम था शाहरुख खान। ये शाहरुख खान वो नहीं है जो आजकल आप लोग मूवीज में देखते हो जिसे बादशाह के नाम से जानते हो। ये शाहरुख खान वो है जो किसका बेटा था? तैमूरलंग का। अब तैमूरलंग वापिस से मध्य एशिया में चला जाता है और यहाँ पे छोड़ जाता है अपने बेटे शाहरुख खान को, और इसी के साथ छोड़ के जाता है अपने सेनापति को। और इसके जो सेनापति था उसका नाम था ख्वाजा खिजर खान। कौन था? तो इसका सेनापति था ख्वाजा खिजर खान। और यहाँ पर वह किसे छोड़कर गया? तो वह छोड़कर गया ख्वाजा खिजर खान को। तैमूरलंग, जिसके बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि तैमूरलंग के पैर में एक बार क्या है चोट लगी थी और उसी कारण ये लंगड़ा कर चलता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था तैमूरलंग। भारत में आया, हरियाणा में आया, हरियाणा में आने के बाद सबसे पहले प्रवेश किया रानिया में, रानिया से होते हुए ये फतेहाबाद, जींद, कैथल, असंध, असंध से पानीपत होते हुए कहाँ? सोनीपत और दिल्ली में प्रवेश करता है। बाद में ये खुद तो लूटपाट करके चला जाता है मध्य एशिया में, लेकिन भारत में छोड़ जाता है किसे? अपने बेटे शाहरुख खान को, और उसी के साथ छोड़कर जाता है अपने सेनापति जिसका नाम था ख्वाजा खिजर खान। और बाद में जब तैमूरलंग मध्य एशिया चला जाता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है वहां जाने के बाद में। अब अगला जो तैमूरलंग समरकंद का जो शासक बनेगा वो बनेगा इसका बेटा शाहरुख खान। कौन बनेगा? तो वो बनेगा इसका बेटा शाहरुख खान। अब क्या होगा कि जब शाहरुख खान समरकंद चला गया तो सेनापति जो था ख्वाजा खिजर खान उसको छोड़ दिया गया कहाँ पे? भारत में। और उसका काम क्या था? तो ख्वाजा खिजर खान का काम था यहाँ से जितना भी भारत से टैक्स आएगा वो टैक्स किसको भेजेगा? शाहरुख खान को भेजेगा। अब ख्वाजा खिजर खान जो है वो यहाँ पर भारत में एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सैयद वंश। क्या नाम था? जिसका नाम था सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक रहा। तो किस प्रकार एक व्यक्ति जिसका नाम था तैमूरलंग वो आता है, आक्रमण करता है, उसी का सेनापति अगला वंश का संस्थापक होता है। तो ये वो कहानी थी दोस्तों जो हमने समझ ली है। तो याद रखिएगा सैयद वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो तैमूरलंग का ही सेनापति था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा सैयद वंश से बनेगा, तो सैयद वंश के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो याद रखिएगा सैयद वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का कौन से नंबर का वंश था? तो ये चौथा वंश था। कौन सा वंश था? चौथा वंश था। और इसी सैयद वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन था? तो इस वंश का जो संस्थापक हुआ वो था ख्वाजा खिजर खान। ख्वाजा खिजर खान था। ख्वाजा खिजर खान की अगर आप बात करें तो इसे एक उपाधि दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे उपाधि या टाइटल के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो इसे ही कहा जाता है रैयत ए आला।
क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है रैयत ए आला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है आपसे। बताइए रैयत ए आला के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो वो था ख्वाजा खिजर खान। और याद रखिएगा ख्वाजा खिजर खान जो है ये सेनापति हुआ करता था किसका? तो ये सेनापति था तैमूर का, तैमूर लंग का। तो तैमूर लंग का सेनापति था। तीसरा याद रखिएगा इसका काम क्या था? तो इसका काम था भारत से कर को इकट्ठा करना, भारत से टैक्स या कर इकट्ठा करना। कर इकट्ठा करना काम किसका हुआ करता था? तो वो ख्वाजा खिजर खान का ही काम था। और ये टैक्स को इकट्ठा करके किसे भेजा करता था? तो ये टैक्स को भेजा करता था शाहरुख खान को। किसे? तो ये शाहरुख को भेजा करता था। और ये शाहरुख किसका बेटा था? ये बेटा था तैमूर लंग का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर बना ख्वाजा खिजर खान से, या तो इसके बारे में पूछा जाएगा कि वंश का संस्थापक कौन था, या आपसे पूछा जाएगा बताइए ख्वाजा खिजर खान की मृत्यु कहां पर हुई और इसका मकबरा कहां पर बनाया गया। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मकबरे से, या आपसे पूछा जाएगा इसका टॉम के बारे में। तो याद रखिएगा इसका जो मकबरा है ये हरियाणा के सोनीपत जिले में है। कहाँ पर है? तो हरियाणा के सोनीपत जिले में है, जिसे पहले स्वर्ण नगरी के नाम से या सोनप्रस्थ के नाम से जानते थे। यहीं पर ही इसका क्या पड़ता है? मकबरा पड़ता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? यही रहेगा कि बताइए इसका मकबरा कहाँ पर है। इतनी बातें क्लियर हुई होगी। देखिए दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो किस प्रकार बनेगा? 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बताइए तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? तो आप आंसर करेंगे नवंबर 1398 ईस्वी में, या प्रॉपर आपसे पूछे तो 17 नवंबर 1398 ईस्वी को इसका आक्रमण हुआ। वह किस रास्ते से होते हुए आया या हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करता है? तो आप आंसर करेंगे वह राजस्थान के बटनेर से होते हुए हरियाणा के रानिया में सबसे पहले प्रवेश करता है। ये जो रानिया है इसे पहले राजापुरा के नाम से जाना जाता था, हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ता है। वहां से होते हुए इसने इस रूट को फॉलो किया और कहां पर पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद में लूटपाट की और खुद तो चला गया वापस से समरकंद में, लेकिन छोड़कर किसे गया? अपने बेटे शाहरुख खान को। शाहरुख खान को अकेला नहीं छोड़ा इसने, इसके साथ छोड़कर जाता है अपने सेनापति को, ताकि वो इसके बेटे की हिफाजत कर सके, उसकी रक्षा कर सके। अब जब उसने अपने सेनापति को इसके साथ छोड़ दिया तो तैमूर लंग की वहां जाने के बाद में अचानक मृत्यु हो गई। तो जाहिर सी बात है अब जो शाहरुख है वो जाकर समरकंद का जो एरिया था उसे संभालेगा। अब शाहरुख तो चला गया समरकंद, लेकिन भारत का जो क्षेत्र था वो सौंप दिया गया किसको? ख्वाजा खिजर खान को। और ख्वाजा खिजर खान को कहा गया कि भाई यहाँ से जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, जितना भी हमें टैक्स मिलेगा, जितना भी कर मिलेगा, तेरा काम होगा उस कर को इकट्ठा करना और शाहरुख को भेजना या समरकंद भेजना। तो शाहरुख का टैक्स भेजने वाला व्यक्ति भी कौन था? तो ये उसी का ही सेनापति था जिसे ख्वाजा खिजर खान कहते हैं हम। या फिर आपसे पूछा जाएगा ख्वाजा खिजर खान ने भारत में रहकर किस वंश की स्थापना की? तो वो की गई थी सैयद वंश की स्थापना। कब की गई? 1414 ईस्वी में। और कब तक चला ये? तो ये चला 1451 ईस्वी तक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बताइए ख्वाजा खिजर खान ने कौन सा टाइटल या कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने जो उपाधि धारण की वो थी रैयत ए आला की उपाधि। कौन सी थी दोस्तों? तो वो थी रैयत ए आला की उपाधि। उसके बाद याद रखिएगा कि इस ख्वाजा खिजर खान का जो मकबरा है जहां पर इसकी मृत्यु हुई थी वो हरियाणा के सोनीपत जिले में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका मकबरा कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। तो आप आंसर करेंगे कि इसका जो मकबरा है हरियाणा के ही सोनीपत जिले में है। इतने से क्वेश्चन है जो इससे पूछे जाएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और लास्ट वंश के बारे में हम बात करते हैं जो था हमारा कौन सा? लोधी वंश। चलिए आज की क्लास में हमारा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा और कल की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे हरियाणा और मुगल साम्राज्य की, जिसमें हम बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, अकबर की बात करेंगे। तो आज हमारा दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में या लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश,
याद रखिएगा लोधी वंश जो है इसका टाइम पीरियड 1451 से लेकर 1526 तक रहा। और इसी लोधी वंश का जो फाउंडर हुआ या जो संस्थापक हुआ उसका नाम था बहलोल लोधी। क्या नाम था? तो इसका नाम था बहलोल लोधी। और मैंने आपको बताया था कि जो बहलोल लोधी था ये पहला क्या था, दिल्ली सल्तनत का अफगानी राजा था। क्या था? तो याद रखिएगा बहलोल लोधी जो है ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगानी शासक था। प्रथम अफगानी शासक था। तो इतनी सी बातें याद रखनी है लोधी वंश के बारे में। पहला तो टाइम पीरियड 1451 से 1526। दूसरा संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, बताइए दिल्ली सल्तनत का पहला अफगानी शासक कौन हुआ? तो वो भी हुआ बहलोल लोधी। देखिए लोधी जो वंश है इसके अंदर हमारे लिए जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है वो है इब्राहिम लोधी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि वही इब्राहिम लोधी जो है वो लड़ता है पानीपत का पहला युद्ध। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में? इब्राहिम लोधी के बारे में। चलिए बात करते हैं हम इब्राहिम लोधी की। इब्राहिम लोधी। और आप लोग जानते हो इब्राहिम लोधी का जब भी नाम आता है तो आपको एक चीज और याद आती है, और वो याद क्या आता है? तो आपको आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। किसकी याद आती है आपको? तो आपको याद आता है पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत का पहला युद्ध। और आप लोग भली भांति जानते हो, अच्छी तरीके से आपको याद है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध लड़ा गया जो कि हरियाणा के पानीपत में लड़ा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा पानीपत का पहला युद्ध। और एचएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और आप लोग जानते हो ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का शासक था, और इसी के सामने जो दूसरा व्यक्ति था वो था बाबर। कौन था? तो वो था बाबर। और इब्राहिम लोधी का साथ किसने दिया था? तो इसका साथ दिया था मेवात से था हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती। और दूसरा कौन था? तो हिसार से था हमीद खान। कौन था? हमीद खान। इन तीनों ने एक साइड से युद्ध लड़ा और बाबर अकेला था, लेकिन बाबर फिर भी इस युद्ध में क्या हुआ? जीत गया। और ये तीनों के तीनों क्या हो गए? हार गए थे। अब ऐसा क्या हुआ कि एक बाबर जो कि मुगल था वह आता है, वह फिर भी जीत गया, और ये तीन सेनाएं थी फिर भी हार गई। तो दोस्तों आपको पता है कि बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई में प्रयोग किया गया था किसका? तोपों का प्रयोग किया गया। तो याद रखिएगा बाबर की जो जीत का कारण था वो यही था कि इसने किसका प्रयोग किया था? इसने प्रयोग किया था तोप का। और एचएससी जब भी आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि तोप का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। दूसरा इसने प्रयोग किया था तुलगमा युद्ध नीति का। किसका प्रयोग किया था? तो इसने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। इसके जो तोप थी उसको तोप को चलाने के लिए दो प्रसिद्ध निशानेबाज, एक तो था मुस्तफा खान। कौन था? एक था मुस्तफा खान और दूसरा था उस्ताद अली। कौन था दूसरा? दूसरा था उस्ताद अली। अब आपको ये तो पता चल गया सर इसने तोप का प्रयोग किया। जब देखिए कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या हुआ, पहले जो था हमारे यहाँ पे भारत में ना तो तोप थी ना कुछ और थे ना बंदूकें थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं बंदूकें जो आएगी वो कब आएगी? वो अंग्रेज लेकर आएंगे। लेकिन तोप को कौन लेकर आए थे? मुगल लेकर आए थे। और ये मुगलों में ही कौन लेकर आया? बाबर लेकर आया था। तो देखिए जब क्या हुआ, पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था किस युद्ध में? पानीपत के पहले युद्ध में। ये बात मानती है एचएससी। लेकिन आप जब इंडिया जी के पढ़ते हो तो आपने ये भी सुना होगा कि तोप का प्रयोग भेरा के युद्ध में किया जा चुका था। लेकिन हरियाणा में तोप का प्रयोग कब किया गया? तो पानीपत की पहली लड़ाई में किया गया था। तो याद रखिएगा जब तोप का प्रयोग किया गया, जब एक साइड तो बाबर की सेना थी जिसमें मात्र 8,000 सैनिक और तोप थे,
तो दूसरी तरफ 3 सेनाएं एक साइड में खड़ी हुई थी। तो इसमें क्या हुआ, जब बाबर ने तोप का प्रयोग किया, तोप के जब घोड़े फायर किए गए, तब क्या हुआ, उनकी इतनी भयानक आवाज थी कि जितने भी इनके घोड़े और हाथी थे वो क्या हुए, वो डर गए। और इसी डर से जो है उनके बीच में खलबली मच गई। और खलबली मचने के कारण क्या था, घोड़े और हाथियों ने ही जो है इसकी सेना को क्या कर दिया था, कुचल दिया था, मार दिया था लोगों को। तो इससे एक बहुत बड़ी क्या हुई थी, खलबली मच गई थी सेना के बीच में। दूसरा क्या हुआ, तुलगमा युद्ध नीति। अब क्या हुआ, आधे सैनिकों को तो उसके हाथी और घोड़ों ने ही मार दिया, वो कंट्रोल से बाहर हो गए। अब दूसरा क्या हुआ, तुलगमा युद्ध नीति। तुलगमा का मतलब होता है छल कपट करना, धोखा देना किसी को। अब इसने क्या किया, जब सेना के बीच में खलबली मची हुई थी तब इसने दोनों साइड से वार किया। बाहुबली देखिए आप सभी ने, बाहुबली में क्या होता है, एक साइड से तो आता है बल्लाल देव, दूसरी साइड से आता है कौन, तो दूसरी साइड से आता है वो उसी का दूसरा भाई, क्या नाम था उसका, बाहुबली। तो ये दोनों आते हैं और ये दोनों घेर कर सेना को मारते हैं। कटप्पा सामने खड़ा होता है महल के। सेम वही सीन यहाँ पर हुआ। उसके अंदर क्या था कि जब सेना में खलबली मची हुई होती है तो ये दोनों साइड से आते हैं घूमकर और पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। तो ये थी तुलगमा युद्ध नीति। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो क्या पूछा जाएगा उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। आंसर करेंगे 21 अप्रैल 1526। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ। आंसर करेंगे इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ और बाबर के बीच में हुआ। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए पानीपत की पहली लड़ाई में कौन जीत गया था। तो आप आंसर करेंगे बाबर जीत गया। और कौन हारा, तो हार गया था इब्राहिम लोदी। चौथा क्वेश्चन बनेगा आपसे, एग्जामिनर पूछेगा, बताइए इब्राहिम लोदी का साथ पानीपत की पहली लड़ाई में किसने दिया था। तो आप आंसर करेंगे मेवात से था हसन खान मेवाती। और हिसार से कौन था, तो वो था हमीद खान। ये दो व्यक्ति वो थे। फिर आपसे पूछा जाएगा, बताइए बाबर ने किस चीज का प्रयोग किया था। तो आप आंसर करेंगे सर एक तो इसने तोप का प्रयोग किया और दूसरा इसने तुलगमा का प्रयोग किया। तुलगमा क्या था, तो भाई ये एक युद्ध नीति हुआ करती थी जिसका मतलब था छल कपट करना, धोखा देना। तोप का प्रयोग किया, तोप को चलाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एक तो था मुस्तफा खान और दूसरा कौन था, उस्ताद अली। ये दो थे। अब पानीपत के पहले युद्ध में जब 1526 में उसकी जीत हुई तो इसी खुशी में बाबर के द्वारा 3 चीजों का निर्माण करवाया गया। और इसने 3 चीजें बनवाई थी, वो 3 चीजों के नाम याद रखिएगा। एक तो बाबर ने बनवाया था काबुली बाग, क्या बनवाया, तो इसने काबुली बाग बनवाया। दूसरा इसने बनवाया काबुली महल और तीसरा इसने बनवाई काबुली मस्जिद। इन 3 चीजों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इन्हीं का ही निर्माण करवाया गया था बाबर के द्वारा। सर ये काबुली क्या है, तो याद रखिएगा बाबर की जो पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था मुसम्मत काबुली, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था मुसम्मत काबुली। और इसी मुसम्मत काबुली की याद में जो है इसने हरियाणा के पानीपत जिले में, कौन से जिले में, हरियाणा के पानीपत जिले में 3 चीजों का निर्माण करवाया। कब करवाया, तो वो करवाया था पानीपत की पहली लड़ाई के जीतने की खुशी में। काबुली बाग, काबुली महल और काबुली मस्जिद। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाए, बताइए काबुली मस्जिद हरियाणा के किस जिले में पड़ती है, तो याद रखिएगा काबुली मस्जिद कहाँ पर है, पानीपत में है। महल भी कहाँ पर है, पानीपत में है। बाग भी कहाँ है, पानीपत में। क्यों, क्योंकि सर पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो पानीपत में हुई थी, इसीलिए वहां पर जब जीत गया बाबर तो इसी खुशी में अपनी पत्नी की याद में इसने 3 चीजों का निर्माण करवा दिया। जब भी उसकी याद आती तो बाग में चला जाता, ज्यादा याद आती तो महल में चला जाता और कभी कभी मस्जिद में भी चला जाता था। तो ये था दोस्तों हमारी आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत का पूरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको पूरी दिल्ली सल्तनत कवर करवा दी है, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपको बता दिए गए हैं। यहाँ पर मेरी तरफ से हरियाणा और दिल्ली सल्तनत का टॉपिक भी पूरा होता है। कल की क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हरियाणा और मुगल साम्राज्य में, जिसमें आपको कहानियां सुनाई जाएगी बाबर की। बाबर को अभी हम और पढ़ेंगे कि बाबर कब आया था, इसके समय में विद्रोह कौन सा हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। लोधी डायनेस्टी से हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। कल की क्लास में हम बात करेंगे बाबर के बारे में और बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में। और इसी समय एक और व्यक्ति का आक्रमण होगा जिसका नाम था शेर शाह सूरी या सूरवंश का आक्रमण, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी हमारा बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी और साथ के साथ आप जो है कवर कर रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।